Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir. Welcome to Math Experts. Today we are going to determine the centroid of this given shape with two holes. As we know that the centroid or the center of gravity of a shape or a body having mass is basically a point inside or outside the body on which the whole weight or the whole mass of that object is considered to be acting. So if there are some holes, some opening in the shape or the body, so of course the mass will be distributed unevenly and the centroid or the CG will be shifted somewhere else. So इस शेप में हम देखते हैं कि ये बेसिकली दो रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर ये कंपोजिट शेप बनी है और इन दोनों रेक्टेंगल्स में फिर फर्दर क्या है, होल्स हैं. अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल डिटेल को देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट आर्म है, वर्टिकल आर्म, दैट इज ऑफ टोटल 12 इंचेस. ठीक है. और जो हमारे पास बॉटम आर्म है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम बॉटम, तो ये 12/12 है. ठीक है. तो what is the procedure to determine the centroid? The same way of 7 steps. तो हम उन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए देखते हैं कि हम इस शेप का जो सेंट्रॉइड है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि इस शेप में दो हमारे पास होल्स हैं. ठीक है. तो अगर ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मैस कम हो जाएगा लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास ये सिर्फ शेप है तो इसका एरिया कम हो जाएगा. ठीक है. तो चूंकि हम मोमेंट एरिया मेथड से सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब एरिया में डिफरेंस आएगा तो ऑफ कोर्स जो लोकेशन है यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉइड के इस शेप के वो भी डिस्टर्ब होंगे. ठीक है, चेंज होंगे. तो हम रिवाइज कर लेते हैं अपने 7 स्टेप्स को कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं. ठीक है जी. वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू ड्रॉ रेफरेंस एक्सिस. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कंपोजिट शेप होती है उसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में. उसके बाद स्टेप 3 पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करके हम उसको नेम्स दे देते हैं. ठीक है. स्टेप 2 में. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल सेंट्रॉइड हैं, ठीक है, G1, G2, G3, उनको हम लोकेट कर देते हैं. उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि x डिस्टेंसेस x1, x2, x3 ये कहाँ से होते हैं, y एक्सिस से G1, G2, G3 तक रिस्पेक्टिवली. इसी तरह स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, डिस्टेंसेस जो इंडिविजुअल सेंट्रॉइड की लोकेशन होती है हर एक शेप की, y1, y2, y3. ठीक है. और स्टेप 6 में हम क्या करते हैं कि हम सारी जो शेप्स जिनको हमने डिवाइड किया होता है उनका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. और स्टेप नंबर 7 में हम जो है वो कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड से. तो ऑर्डिनेट्स में हमारे पास x बार और y बार आते हैं. श्योर. So this is the 7-step method what we are going to follow to calculate the centroid of this shape, ये जो हमारे पास मौजूद है. ठीक है. So very first of all, as per the procedure, step number 1, इस शेप के मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, शेप के मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर से मैं y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ अपवर्ड. ठीक है. और इसी तरह जो एक्सट्रीम बॉटम कॉर्नर है यहाँ से मैं राइट साइड पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा x एक्सिस है. श्योर. इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमने इस कंपोजिट शेप को सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करना है. तो आप इसको अपनी ईज के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ लाइक दिस.
इन दिस वे, ठीक है, कि शेप का यानी जो बॉटम है, ठीक है, लाइक दिस। तो अब मेरे पास जो दो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं और दो मेरे पास सर्कल्स हैं, तो इस तरह मेरे पास टोटल 4 नंबर ऑफ शेप्स हैं, ठीक है। सो डिवाइड करने के बाद इनको चूंकि हम नाम देते हैं, सो दिस इज 1, दिस इज शेप नंबर 2, दिस सर्कल, दिस वन विच इज डोनेटेड बाय बी, ठीक है, इसको हम शेप नंबर 3 कहते हैं। और ये वाला जो सर्कल है जिसको ए लिखा गया है, इसको मैं शेप नंबर 4 का नाम देता हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने हर शेप का इंडिविजुअल, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अब हमने हर शेप का इंडिविजुअल सेंट्रॉइड लोकेट करना है, ठीक है। अगर आप बॉटम वाले रेक्टेंगल को देखें तो बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन b/2 और h/2 के ऊपर इसका तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास इस शेप का सेंट्रॉइड है जो नीचे आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, G1, ठीक है। और अगर इससे ऊपर वाली शेप की बात करें जिसको हमने 2 का नेम दिया है, ठीक है, समवेयर एट दिस लोकेशन, यहाँ सर्कल के अंदर ही होगा G2, ठीक है। और इस शेप का जो सेंट्रॉइड है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सर्कल का यहाँ पे लोकेट कर रही है, G3 है। और इस सर्कल का भी सेंटर में यहाँ पे ये हमारे पास G4 है, ठीक है। दिस में भी समवट कंफ्यूजिंग बट ये क्लियर हो जाएगा वेरी सून। ओके, और सेंट्रॉइड की लोकेशन डिफाइन करने के बाद अब हमने डिस्टेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंसेस पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप इस शेप की डायमेंशंस को देखें तो यहाँ से लेकर बॉटम जो है ना, ये टोटल मेरे पास है 12, ठीक है, 12 इंचेस। ये जो वर्टिकल डायमेंशन है नीचे वाले रेक्टेंगल की, दिस इज 4 इंचेस, राइट। अच्छा, उसके बाद चूंकि हम डिवाइड कर चुके हैं तो अब मैं शेप नंबर 2 को की जो हाइट है वो यहाँ तक कंसीडर करूंगा। तो ये टोटल चूंकि 12 है नीचे वाले कॉर्नर तक, ठीक है, आपके लिए पॉइंट पी तक, ठीक है। तो इसमें से ये जो 4 है ये वाला, ये मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे पास 8 रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो डायमेंशन है मेरे पास ये 8 इंचेस है। और बाय द सेम वे ऊपर जो ब्रेड्थ है ये 4 इंचेस है, ठीक है। इस सर्कल का ये जो शेप नंबर 3 है, इस सर्कल का डाया देखें 1/2, यानी कि इसका जो डायामीटर है ये 2.5 इंचेस है, ठीक है। और इसी तरह इस सर्कल का जो डायामीटर है ये भी 2.5 इंचेस है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं x1, ये हमारे पास कितना होगा। x1 क्या है, इस बॉटम, ये जो बॉटम पे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका चूंकि टोटल जो b है ये 12 है, तो x1 क्या होगा, 12 का हाफ, 12/2, तो ये मेरे पास आ गया 6 इंचेस, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास x2 है, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, जो दूसरी रेक्टेंगल है मेरे पास, यानी ऊपर वाली रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ये 4 है, तो 4/2, ठीक है। तो x2 मेरे पास क्या होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 इंचेस, ठीक है। तो ये मेरे पास जो x1 है, x1 ये 6 इंचेस है, x2 जो है ये 2 इंचेस है। उसके बाद जो शेप नंबर 1 के अंदर होल है सर्कुलर, तो इस सर्कल के सेंट्रॉइड तक की लोकेशन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, तो यही x3 है, ये जो 8 इंचेस है, राइट। तो मेरे पास जो x3 है ये आ जाएगा 8 इंचेस,
ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास x4 है, ये क्या होगा, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर है, शेप नंबर 2 के अंदर जो सर्कुलर होल है इसका सेंटर है, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है 2 इंचेस। तो यही मेरे पास क्या होगा, x4 होगा। सो x4 इज 2 इंचेस, राइट। अच्छा, x डिस्टेंसेस हमने डिफाइन कर लिए। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है y डिस्टेंसेस डिफाइन करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो y डिस्टेंसेस हैं वो क्या होंगे। व्हाट इज y1? y1 क्या होगा, ये इस शेप की h है, तो इसका h/2 ये y1 के बराबर होगा। ठीक है, तो 4/2 का 2 कितना होगा, 2 इंचेस। ठीक है, ये y1 आ गया। उसके बाद y2 क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास ये वाली शेप है, ऊपर वाली रेक्टेंगल। ठीक है, इसके सेंटर से लेकर, यानी जहां भी इसका सेंटर है ऑलमोस्ट यहाँ कहीं, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस। ठीक है, ये 8 नहीं है, 8 तो बेसिकली y4 है। ये जो 8 है ये बेसिकली y4 है, ये शेप नंबर 4 तक का क्या है, सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। ठीक है, जबकि ये जो शेप नंबर 2 है इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये h2 है तो इसको आप हाफ करेंगे और इसमें आप प्लस कर देंगे h1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू y2। ठीक है, तो 4 आप ऐड कर देंगे 4 में। ठीक है, 4 आप ऐड कर देंगे 4 में, तो ये इत्तेफाक से हो सकता है 8 भी आ जाए। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h1 4, 8 डिवाइड बाय 2 4 प्लस 4, तो ये भी आपके पास जो y2 है ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 8 इंचेस आ गए। यस, y2 एंड y4 आर बेसिकली इक्वल। श्योर, आई वाज नॉट कंफर्म फर्स्ट, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ व्हाट्स y3? y3 इज, ये जो हमारे पास शेप 1 में सर्कल है, तो इसके हाफ से लेकर एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो ये 2 इंचेस ऑलरेडी गिवन है, ये y3 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 2 इंचेस है। और व्हाट इज y4? y4 इज द सेम एज दैट ऑफ 8 इंचेस, दिस वन। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। सो y4 is also equal to 8 inches. Now हमारे पास सबसे पहला स्टेप था एक्सिस डिफाइन करना, स्टेप 2 था शेप्स को डिवाइड करना और उनको नेम देना, स्टेप 3 था हमारे पास कि हमने जी यानी जो इंडिविजुअल सेंट्रॉइड है उसको लेके लोकेट करना, स्टेप 4 में हमने ये एक्स डिस्टेंसेस फाइंड किए हैं, स्टेप 5 में हमने वाई एक्सिस डिफाइन किए हैं, वाई जो डिस्टेंसेस हैं वो हमने डिफाइन किए हैं। हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंगली हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो शेप नंबर 1 का, यानी कि जो A1 है वो क्या होगा हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48 इंच स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर इंचेस पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर इंचेस। ओके, एरिया 2 क्या होगा हमारे पास, 8/4, 8/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 स्क्वायर इंचेस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एरिया 3 है, अब इंडिविजुअली आपने सिर्फ इस सर्कल का एरिया देखना है, तो ये हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो π/4 होता है हमारे पास 0.7854। ठीक है, और डी स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो A3 और A4 इक्वल ही होंगे। ठीक है, A3 इज इक्वल टू A4 एंड बोथ आर इक्वल टू 0.7854 यानी कि π/4।
और 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सर्कल का एरिया आ जाता है 4.91, 4.908 स्क्वायर इंचेस, राइट। ये हमारे पास एरिया 4 है। ओके, अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करने लगा हूँ with this available information which is required to calculate the location of centroid of this shape having two holes as mentioned here. So applying the equations, first for the location of x bar, a1 means 48 into x1 means के 6. So a1 48 multiply 6 plus a2 means 32 multiply by x2 यानी कि 2, 32 multiply 2. Now what about a3 and a4? Because these are holes, तो इसलिए हम इनका जो मोमेंट है, एरिया का जो मोमेंट है वो नेगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. नाउ व्हाट इज a3? द सेम एज दैट ऑफ a4, 4.908, 4.908 multiply what is the value of x3? It must be 8 inches. Yes, it's 8 inches. This one, right? And again minus 4.908 multiplied by x4, this one, 2 inches, whole divided by the sum of total area of shapes, but algebraic sum. 48 plus 32 minus 4.908 minus 4.908, or you can multiply it by 2 and write it once. It will give you the same amount of answer. Anyway, applying this data into the equation. So a1 48 into 6 plus 32 into 2 minus 4.908 multiply x3, which is 8, minus 4.908 multiply x4, which is 2, whole divided by 48 plus 32 minus 4.908 minus again 4.908. Okay, so the location of x bar is, according to this, the location of x bar becomes 4.31 inches, 4.31 inches, right? Now what may be the location of y bar? We have the data of y1, y2, y3 and y4 along with areas. So y bar, a1 into y1, what is the value of y1? It's 2 inches. This one, 2 inches, right? 48 into 2 plus the same practice, a2 32 multiplied by y2, which is 8, minus 4.908 multiply y3, again it's 8, y3
No, y3 is basically 2 inches. It's y4, which is 8. I'm wrong here. Correct it, please. 2, right? 2. Now 4.908 into 8 whole divided by the algebraic sum, by the same way as we have done in previous equation for x bar. 48 plus 32 minus 2 times 4.908, like this. Okay, so the location of y bar will be, now the area is same for the shapes given, just to change the x values by that of y. Okay, 32 into 8 minus 4.908 multiply y3, which is 2, minus 4.908 multiply y4, which is again 8. Now the location of y bar is the same as that of x bar. So 4.31 inches. It's 6 as well. 4.316 inches. Right? So how we can locate this point or this centroid, what we have calculated here? Yes, it will be like this. Let me remove this stuff from here. So we are again with the shape we were given with 4.31. So this point is the origin O. As this distance is 8 inches, we have to go for only 4.3. If this is the half 4, there must be 4.31 somewhere here. So in x direction, we have to move this much from y-axis. This is our y-axis. This one. This is y-axis. Sure. From y-axis, we have to move 4.31 inches. By the same amount, we have to move from the x-axis. This is the location of x-axis. We have to move now in this direction vertically. So the total amount of dimension in terms of height is 4 inches up to this point. So we have to move the same amount of distance as 4.3. This might be somewhat a little above. So if you move in this direction on this line, you will reach approximately this point. Or let me change the marker. This one. So this is the location of centroid. This is the location of centroid. Now what you have to do is कि आपने इन होल्स के बगैर ही क्या करना है, इसके सेंट्रॉइड की लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर आपने इन होल्स के को मद्देनजर रखते हुए या इनको कंसीडर करते हुए आपने सेंट्रॉइड की लोकेशन फाइंड करनी है। तो आपने ये देखना है कि जब हमारे पास ये एरिया अवेलेबल होगा, यानी कि यहाँ पर होल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो उस वक्त जो सेंट्रॉइड की लोकेशन है वो हमारे पास कहाँ पे आएगी, किस तरफ आएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स y की डायरेक्शन में भी आगे होगी और x की डायरेक्शन में भी आगे की तरफ होगी, तो इट मस्ट बी समवेयर हेयर, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ ये इन वीडियोस को शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।